नमस्कार, करण वर्मा अनप्लग्ड के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। देखिए, एक सही बात ही कही गई है कि एक भारतवासी का जो असली दुश्मन है वो एक भारतवासी ही होता है कई बार। और भारतवासी अगर मारन्स जैसे हों, जी हाँ, इन मोहतरमा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आपने अक्सर इनको देखा होगा आईपीएल में जाते हुए। सनराइजर्स हैदराबाद की ओनर बन के घूमती आई हैं। अब इन्होंने एक नया आज एक शगुफा छोड़ा और कल रात से इनको इंटरनेट पे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। एक लीग है यूके में द 100 नाम से, उसकी एक टीम है सनराइजर्स लीड्स, जिसकी ये मालकिन है। और इन्होंने एक प्लेयर को लिया है, और वो प्लेयर कौन है आप सबको बड़ा गर्व होगा देख करके कि किस प्लेयर के लिए इन्होंने बिड किया है। उस प्लेयर का नाम है अबरार अहमद। जी हाँ, ये वही गर्दन अलग ढंग से झटकने वाला पाकिस्तानी है जिसको कि जूते पड़ते हैं पीएसएल में इसको फाइन किया जाता है। पीएसएल में इसकी कौड़ी की औकात नहीं है, पर सनराइजर्स को, हमारे देश भारतवासी को लगता है कि भाई इसके बिना टीम अधूरी होगी, भाई इसको तो लेना ही लेना है। और कितने में इसको लिया गया? 1,90,000 पाउंड के अंदर इसकी बिडिंग करी गई। डैनियल विटोरी ने तो ये तक कह दिया कि भाई ये इतने अच्छे प्लेयर हैं, इतने जबरदस्त गेंदबाज हैं, इसके लिए तो हमें हद तक जाना ही जाना था, और हमें तो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मिली नहीं थी कि इसको नहीं लेना है। भाई कोई टेंशन थोड़ी चल रही भारत पाकिस्तान में, सब बहुत अच्छा है। आर्मी पे चल रही होगी, बॉर्डर पे चल रही होगी, हमसे क्या लेना देना भाई? हम तो खिलाड़ी लोग हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमें क्या लेना देना हमारे सैनिकों के साथ जो मर्जी हो रहा है, या कुछ सिविलियंस के साथ हो रहा है, या पहलगाम में कुछ हो गया, उससे इसको क्या फर्क पड़ता है भाई? इनका तो अपना एक कोजी क्लब सर्किट है। ये अपना पाकिस्तानियों से बात भी करते हैं, पाकिस्तानियों को जॉब्स भी देते हैं। और पाकिस्तान के कई लोगों ने कल कहना स्टार्ट कर दिया ये तो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है, बहुत अच्छा हुआ, एक भारतवासी ने हम लोग को पर पैसे खर्चे, हमें लिया, बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अब मेरा सवाल आज हम सबसे है कि इस कदम के पश्चात हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? सनराइजर्स हैदराबाद को कितना प्यार मिलना चाहिए हमारी तरफ से, ये आपको और हमें तय करना है। क्योंकि अगर इन्हें आजादी है, क्योंकि आज राजीव शुक्ला ने, जो बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट है, उसका स्टेटमेंट आया भाई ये हमारे परव्यू में थोड़ी है, ये तो बाहर की चीज है, हमसे क्या लेना देना इसको। वही राजीव शुक्ला जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म ही हुआ था, उसके बाद एशिया कप था, उसने अपनी टीम को बैकआउट नहीं किया। उसने कहा भाई इंडिया को खेलना है एशिया कप। वो अलग बात है हमने 3 बार ठोका पाकिस्तान को, पर क्या हमारा खेलना बनता था पाकिस्तान जैसे लोगों के साथ? कतई नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक आतंकी देश जहां हम पूरी दुनिया में जा जाके कह रहे हैं कि एक आतंकी देश है, वहां हमारे भारतवासी उनको आओ भगत करके देखिए किस तरह का पोस्ट डाल रहे हैं। वेलकम अबरार, अबरार हेड्स टू हेडिंगली। ये है हमारे लोगों की असलियत। तो ये अबरार अहमद जो है, ये असल में है कौन, जरा आपको पता होना चाहिए। कि देखिए, एक तो होता है कि चलो भाई एक बेशरम पाकिस्तानी है, ये आतंकी देश से आता है। एक है कि हमारी सेना का जबरदस्ती जाकर मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। कितना निर्लज्ज होने की जरूरत है आपको कि आप इसको हंसी में ले लें और इसको जाके पैसे दें। देखिए इसने क्या किया था ये पीएसएल के दौरान, ये देखिए, ये टी इज फैंटास्टिक के बार बार पोस्ट डालता है। जब हमारे लड़ाकू अभिनंदन जी ने पाकिस्तान से लड़ाई करके जब उस पार गए थे और फिर वापस आए थे, वो अभिनंदन जो उस समय वहां पर एक डॉग फाइट जब चल रही थी, अपने मिग 21 से उनके फाइटर जेट को उड़ाया था और फिर वहां पर गिरे थे, उसके एक्ट ऑफ ब्रेवरी को पाकिस्तान अंडरमाइन करके जब वहां पे ही वाज गिवन टी एंड ही सेड द टी इज नाइस, तो ये हमेशा उसको ट्रोल करने की कोशिश करते हैं बेशर्मों की तरह। इसने कई बार ये हरकत करी है, सोचता है बहुत स्मार्ट है ये। देखो इसको। फखर भाई, मैं चाहता हूँ टाइम जो है ना आपको, ये यहां पर भी अपने सबसे बोल रहा है टी कैसी है, सब आपस में देखो टी पी रहे हैं। अपने हाथों से किसका आता है सर? आपकी हर बात का दिल जान से, ये आप मेरी बात मानने का डर है या खुशी से मानते हैं? कह रहा आपकी बात तो हर जगह जाती है, दूर तक। और इस व्यक्ति ने बार बार ये बात बोली, इसने कई जगहों पर ट्वीट्स भी किए, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाली, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इसने ये बात डाली।
इस जाहिल को ये नहीं पता, ये जो एक टी की बात कर रहा है, इसके पूर्वजों में 93,000 पैंट उतार के यहाँ 1971 में सरेंडर कर रहे थे, हमारे टुकड़ों पे पल रहे थे। टी तो छोड़ो, 3 बार का नाश्ता करते थे, हमारे टुकड़ों पे 1-1 साल से ज्यादा पले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इतनी जाहिल ये कौम है। पर इससे ज्यादा जाहिल तो हमारे लोग हैं जो इन लोग को खिलवाना चाहते हैं क्रिकेट और पैसे देना चाहते हैं। और इसी अबरार ने, इसने कभी भी छुपाया नहीं कि इसकी सोच क्या है। इसने एक इंटरव्यू में क्या कहा, जरा सुनिए। कौन सा ऐसा प्लेयर है दुनिया का जो आप चाहते हैं आपके सामने और आप बॉक्सिंग करें, जिस पे बड़ा गुस्सा आता है? मैं चाहता हूँ कि मैं बॉक्सिंग करूँ और खड़ा शेखर धवन हो सामने। ओए होए जी, शेखर धवन तो क्या आप तैयार हैं? शिखर धवन को मुक्का मारना चाहता है ये। विराट कोहली के साथ इसने बदतमीजी करी चैंपियंस ट्रॉफी में। और एक नालायक पाकिस्तानी है ये ना, हम नहीं कह रहे बात, पाकिस्तान खुद इसको नहीं पिक करता इतने रुपए में। उल्टा इस पे 50 लाख का फाइन लगा गर्दन अलग ढंग से झटकने के लिए और बेवकूफी की हरकतें करने के लिए। पर हमारे देशवासियों को इससे प्यार है। तो अब जरा समझना होगा हमें कि ये जो आज हम मारंस का एक वृक्ष देख रहे हैं, जिसकी एक उदाहरण है ये काव्या मारन, ये वृक्ष का बीज कहां से है, जरा ये बड़ा जरूरी हो जाता है जानना। तो ये है काव्या मारन, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सन टीवी की। जी हाँ, वही सन टीवी जो एंटी हिंदू कंटेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है, साउथ का सबसे बड़ा नेटवर्क है। काव्या मारन बेटी हैं कलानिधि मारन की। जी हाँ, कलानिधि मारन कौन है, कुछ याद आया आपको? कलानिधि मारन जो है वो जो पहले के यूनियन मिनिस्टर होते थे मुरासुली मारन, उनके बेटे हैं और नेफ्यू हैं, ग्रैंड नेफ्यू हैं तमिलनाडु के पुराने चीफ मिनिस्टर करुणानिधि जी से। अब आपके समझ में आना स्टार्ट होगा कि यह भारत के प्रति घृणा कहां से आती है। भाई करुणानिधि जो थे वो तो भाई डीएमके के बिल्कुल करता धरता सूत्र संचालक थे, और नफरत जो थी उनके अंदर हिंदुओं के प्रति और नॉर्थ इंडियंस के प्रति, वो तो आज तक चलती आ रही है। करुणानिधि के जो बेटे हुए और जो पोते हुए उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने हाल ही में एक बात कही थी कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है और उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए। और काव्या मारन जो सन टीवी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और इस टीम की मालकिन है, इसके जो अंकल हैं पिताजी के सगे भाई, वो है दयानिधि मारन। दयानिधि मारन कौन है? दयानिधि मारन का कहना है कि भाई ये जो यूपी बिहार से आते हैं ये तो टॉयलेट साफ करते हैं तमिलनाडु में आकर, ये तो टॉयलेट क्लीनर्स हैं तमिलनाडु के। नॉर्थ इंडियंस में तो महिलाओं को कह दिया जाता है जाओ किचन में काम वाम कुछ मत करो, घर पे रहो। ये है इनके अंदर सम्मेलन की, और कितना ज्यादा सामरस्य की भावना है इस परिवार के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए। आज मैं चाह रहा हूं इनकी पूरी रूट्स ट्रेस बैक करी जाए, क्योंकि ये जो पूरा डीएमके है, ये जो पूरा द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, ये जो पूरी पार्टी चली, इनके जो वो थे मैं अगर कहूं तो इंस्पिरेशन थे, वो कौन होते थे? इनके इंस्पिरेशन होते थे ईवी रामास्वामी, जिनको ये लोग प्यार से पेरियार बुलाते हैं। जी हाँ, वही ईवी रामास्वामी जिसने कि डंके की चोट पे बोला कि मैं मानता हूं कि सनातन ना केवल खत्म हो जाना चाहिए, उसने एक स्टेटमेंट ये तक कही कि अगर आप एक सांप और ब्राह्मण को देखें तो पहले ब्राह्मण को मारे, क्योंकि सांप का तो केवल एक जगह विष होगा, ब्राह्मण का तो हर तरफ विष होगा। ये है इस पार्टी की सोच के, जो अगर मैं मूल स्रोत बोलूं तो वो है ईवी रामास्वामी। ये ईवी रामास्वामी वो हैं जिन्होंने हमारे गणेश जी के आइडल्स को तोड़ा, जिन्होंने भगवान श्री राम, मतलब मुझे कहते हुए भी बुरा लगता है, उनके ऊपर एक, उनकी मूर्ति के ऊपर एक जूतों से भरी माला को डाल करके उनका तिरस्कार किया, और जिसका कहना था मूर्तियां जहां देखो उनको तोड़ दो। ये है ईवी रामास्वामी। यही ईवी रामास्वामी उस समय जब भारत के दो टुकड़े हो रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नामकूल पाकिस्तान बना रहे थे, इसने 9 अगस्त 1944 को एक लेटर लिखा जिन्ना को। मैं जरा सामने है आपके लेटर, आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसने पूरी बात लिखी है। आई हैव बीन वॉचिंग केयरफुली द प्रोसीडिंग्स। मैं सीधा अंडरलाइन वाले हिस्से पे आना चाहूंगा। काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर रिमाइंडिंग यू अबाउट आवर डिस्कशंस रिलेटिंग टू पाकिस्तान एंड द्राविडस्थान। ये द्राविडस्थान बनाना चाहते थे, एक अलग देश बनाना चाहते थे, द्राविड देश। While we were at Madras and Delhi and your assurance that you would plead for both as one. जिन्ना से कह रहे थे कि भाई आपने तो पाकिस्तान ले लिया, हमारे लिए भी जरा द्राविड स्थान दिला दीजिए हमें। ये है डीएमके और इस मरन परिवार
की रूट्स की बात करूं। और इसके आगे सिर्फ यहां तक रुकी नहीं बात, जिन्ना ने इनको जवाब भी दिया। जिन्ना का जवाब आता है 17 अगस्त 1944 को। जिन्ना सुनिए क्या लिखते हैं। डियर मिस्टर रामास्वामी, आई एम इन रिसिप्ट ऑफ योर लेटर, ये फिर आगे अंडरलाइन हिस्से पे अगर मैं आऊं, इफ दे डिजायर टू एस्टैब्लिश देयर द्राविडस्तान, इट इज इंटायरली फॉर योर पीपल टू डिसाइड ऑन दिस मैटर, इवन से नो मोर, एंड आई कैनॉट स्पीक ऑन योर बिहाफ। फिर नीचे बोलते हैं कि मैं तो भाई मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर सकता हूं। आगे आप लोग देखिए, यू विल फाइंड मी सपोर्टिंग योर जस्ट एंड फेयर क्लेम। ये व्यक्ति जिन्ना से बात कर रहा था कि कैसे द्राविडस्थान बन सकता है, इनकी कैसे लॉयल्टी हो सकती है भाई देश के प्रति। समझना चाहिए हमें, ये मानते ही नहीं ये देश एक है, ये अपने को अलग समझते हैं। और क्या ब्राह्मण जेनोसाइड्स नहीं हुए साउथ में? क्या तमिल ब्राह्मण्स का एक्सोडस नहीं हुआ साउथ में? आज तक चल रहा है वो। आज भी अगर मैं बात करूं तो इसी डीएमके का एक स्पोक्स पर्सन है आर राजीव गांधी। सुनिए उसने जून 2022 में क्या ट्वीट किया था। लिखते हैं आर राजीव गांधी, और मैं पढ़ रहा हूं ये 3 जून 2022 का ट्वीट। इफ द पीपल ऑफ द ऑप्रेस्ड कास्ट्स हैड एक्चुअली डन व्हाट पेरियार स्पोक अबाउट बैक देन, today people like you wouldn't be in the situation of having to beg for justice, rights, education, employment and equality. Even though you are only 3% of the population, you are still completely occupying and holding on to certain positions. ये बात कर रहे हैं किस तरह से ब्राह्मण्स आज भी डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर हमने पेरियार की सुनी होती, और ये पेरियार की कौन सी जमाने की बात कर रहे हैं, इसको सुमन सी रमन जो कि एक्चुअली कांग्रेस सपोर्टर है, टीवी पे आपने देखा होगा, ये इस बात से वो हो गए कि भाई ऐसे कैसे बात कर सकते हो, क्योंकि ईवी रामास्वामी ने तो क्लियर जेनोसाइड ऑफ ब्राह्मण्स की बात करी थी। और ये डालते भी हैं, मैं इसको प्ले नहीं करना चाहता, आप लोग अगर चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं किस तरह से ईवी रामास्वामी ने 1973 में कराकुडी में एक सोल्यूशन दिया था कि तमिल ब्राह्मण्स का क्या होना चाहिए। उनका सोल्यूशन क्या था? ना ही बोला जाए तो बेहतर है। एक ओपन कॉल थी कि समाप्ति ही कर दो उनकी। वही समाप्ति जो आज उदयनिधि स्टैलिन जैसे लोग कह रहे हैं कि सनातन की कंप्लीट समाप्ति हो जानी चाहिए। इसको दोहरा रहा है आर राजीव गांधी। सुब्रमण्यम स्वामी इस पे कोर्ट में जाते हैं, कहते हैं ये पार्टी डी रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए। ये है डीएमके की पार्टी। और डीएमके आई कहां से है? पहली बात तो द्राविड़ कजगम जो डीके पार्टी थी, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ईवी रामास्वामी का, उसी से टूट के डीएमके बनी ना। हिंदी के विरुद्ध, संस्कृत के विरुद्ध। हिंदी वाले तो टॉयलेट क्लीनर होते हैं, संस्कृत का नामो निशान मिटा देना चाहिए। यह है इनकी सोच, और यही इस खानदान की सोच है। आज अगर ये चीज होती है, हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हमें बस, मैं चाह रहा हूं इस वीडियो में आपको बस पता होना चाहिए कौन है ये व्यक्ति, कौन निर्लज्ज बेशरम है जो 26 पहलगाम में मार दिए गए हमारे देश के, चिन्हित करके हिंदू के होने की वजह से ना जाने कितने ब्लास्ट, कितनी चीजें हो गई, तब भी मर रहे हैं कि हमें अबरार चाहिए अपनी टीम के अंदर। पर यह पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा बीते कुछ दिन पहले, अभी हिंदू जेनोसाइड चल ही रहा है बांग्लादेश में, शाहरुख खान केकेआर से क्या कह रहे थे? मुझे मुस्तजिफुर रहमान चाहिए, उसको 9 करोड़ रुपए देने हैं मुझे। ये तो बीसीसीआई जागी, लोगों ने विरोध किया कि हमने उसको हटाया, और जलवा देखिए बांग्लादेश का। बांग्लादेश ने कहा हमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना T20 मेंस वर्ल्ड कप के अंदर। हमारी बला से उन्हें 2 जूते मार के भगाओ, बहुत अच्छी बात है, ना पार्टिसिपेट करें, हम तो वर्ल्ड कप जीत भी गए। पर सोच देखिए इन लोगों की, मरे जा रहे हैं कि पाकिस्तानी आ जाए हमारे आईपीएल के अंदर। ये तो हमारे देश में एक नियम बन गया कि भाई अब आईपीएल में पाकिस्तानी नहीं लेने हैं। जहां इन मालिकों को, सनराइजर्स को, जहां विदेश में द 100 लीग में जहां इन्होंने अपनी टीम ली, लीड्स की, 1 मिनट में ले लिया एक पाकिस्तानी को। और पहले तो आपको अभी मैं एक क्लिप दिखाऊंगा, पहले तो खुल के ये बोलते थे, 26/11 के बाद कहते थे हमें पाकिस्तानी खिलाना है। मैं शाहरुख खान की स्टेटमेंट चाह रहा हूं, प्रणॉय रॉय के साथ एनडीटीवी पे बैठे हुए। शाहरुख खान ने 26/11 के बाद जो 2009 का आईपीएल था, उस पर कहा कि मुझे चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स। सुनिए जरा जिस बेशर्मी से इसने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी है यहां पर। I'll explain to you. All of us react so vehemently that none of the Pakistani players were chosen. And today we react vehemently that we had a Pakistani picture in one of the government ads. You know, sir, do we love them? I Love think them. we immensely love them. And why do we suddenly jump up and say this is not good? I think we are being Can you misled imagine? by a lot of things that people say about us and them. And I truly believe they should have been chosen. As a matter of fact, I'm not going to be the one who's opposite from what everyone else is saying.
but I wanted Abdul Razak. I think it was in the newspapers much earlier than even the auction started. Dada was very keen. I He think broke a his lot of wrist. people believe what you're saying right now. Yeah, I mean, agree with you. A lot of people. Ajay, there are issues. Let's not deny it. 26-11 Every day, हुआ है। we blame Pakistan. Every day Pakistan blames us. It is an issue. And I have also had the opposite of this. When my team had 5 Pakistani players in the first year, I still have Wasim Bhai coaching my team. I had 5 players and there were people, कि आपके पास बहुत Pakistani players हैं. Come on, man. Sports should be left alone. I think before we react to any of these incidents, I think we just hold back and say, yeah, there is an issue. Both sides have a point. Let's keep it easy. Equal. But let me be honest. My family is from Pakistan. My father was born there and his family is from there. I think all these issues, you are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. I think Can you imagine the shamelessness of this man? 26-11 पाकिस्तान कराता है, 166 से ज्यादा लोग मर जाते हैं दिन दिहाड़े, उसके बाद इसमें ये बेशर्मी है कहने की कि वो हमें ब्लेम करते हैं, हम इन्हें ब्लेम करते हैं, जैसे बराबर हो हम दोनों। और इट्स ग्रेट टू से वी लव देम, फिंगर्स पॉइंट करने से कोई फायदा नहीं है। और बेशरम वो लोग भी जो उस समय ताली बजा रहे थे, कितने सोए हुए, कितने मूर्ख थे, और हम लोग भी कितने सोए हुए थे जो हमने अलाउ कर दिया इसको, ये बात बोलने को। एनडीटीवी के मंच से प्रणॉय रॉय इस पे कह रहे हैं लॉट ऑफ पीपल बिलीव व्हाट यू से। यहां से, और शाहरुख खान को मिला नहीं अपना रास्ता, नहीं तो आज तक बांग्लादेश वाला इंसिडेंट तो अभी कुछ महीने पहले का है। ये है इन सारे लोगों की असलियत। और ये जो सन टीवी इन्होंने जो फैलाया, ये आज रिच कैसे बने? ये जो मारन ब्रदर्स हैं, दयानिधि मारन और इसका जो बाप है कविता मारन का, ये कैसे रिच बने? इनके क्या क्या कारनामे हैं अगर मैं बोलूं। 2G कारनामे में सीबीआई ने इनको खींचा, 2G का केस चला इनके ऊपर पूरा। इनके सिक्योरिटी क्लियरेंसेस अलाउ नहीं हो रहे थे, होम मिनिस्ट्री को लिख रहे थे। ब्लेटेंट एंटी हिंदू कंटेंट दिखाने के लिए कितनी बार इनका विरोध हुआ, आप गिन भी नहीं सकते हैं। ये पूरे माउथ पीसेस ही इसलिए बने हैं कि ये अपना जो एक मेन मकसद है कि हम भाई अलग हैं, हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं, हमने तो देखा नहीं भाई क्या हुआ साउथ में, हमसे क्या लेना देना क्या हुआ। पर सच बात यह है, इनके जैसे बाकी सब नहीं सोचते। आज ये जो सो कॉल्ड द्राविडियन मूवमेंट भी इन्होंने बनाया था, आज वो फिसलता जा रहा है। भाई करुणानिधि को जो इतनी नफरत है संस्कृत से, हिंदी से, करुणानिधि नाम का मतलब क्या है? ये नाम ही संस्कृत है। इस मूर्ख को कोई बताओ, करुणा शब्द जो है वो संस्कृत है, निधि शब्द जो है वो संस्कृत है। करुणा का मतलब होता है दया का भाव, और निधि का मतलब होता है ट्रेजर, एक जिसे कहते हैं ना, एक पूरी चीज का पुलिंदा, एक ट्रेजर, डिपॉजिटरी। इसका नाम संस्कृत का, इस मूर्ख को होश नहीं। और आगे बढ़ते हैं, उदय निधि, ये भी नाम संस्कृत से, उदय और निधि दोनों शब्दों का जो मिलकर बना हुआ है ये। अच्छा, और एक कमाल की बात आप देखिए, ये जितने डीएमके वाले हैं, ये अगर मैं ईवी रामास्वामी की बात करूं, ये कहता था मुझे रावण लीला निकालनी है, राम विरोधी, हमें रावण लीला निकालनी है। रामायण किसने बहुत बुराई करी, महाभारत की करी, पुराणों की करी। इस मूर्ख से पूछो, इसको ब्राह्मणों से नफरत है। रावण कौन थे भाई? रावण ऋषि पुलत्स्य के परिवार से आते हैं। ऋषि पुलत्स्य से बड़ा ब्राह्मण कौन हो सकता है? ब्राह्मण जो ब्रह्मा जी थे उनके मानस पुत्र थे, ये जो 10 प्रजापति थी उनमें से थे, ये उनके दादा थे रावण के। रावण कहां से नॉन ब्राह्मण हो गया भाई? तो ये इनका जो एजेंडा है आज वो एक्सपोज होता है। रावण क्या साउथ से आता था? रावण एक गांव से आता था यूपी के, जो होता था बिसराक, जो कि आज अगर मैं बोलूं मॉडर्न डे में वो नोएडा के पास में आता है। रावण था एक नॉर्थ इंडियन, गया बाद में साउथ में। रावण था एक ब्राह्मण, और तुम्हें रावण लीला चाहिए। तो इस तरह से इन लोगों ने मूर्ख बनाया, और लोग सुनते रहे इनकी बातें। अब ये सोशल मीडिया से पहले की बातें थी, क्या थी, पर ये जरा आपको आज जरूर पता होना चाहिए इन फ्रॉड्स की पूरी कहानी। 1953 में पेरियार ने गणेश जी की जब मूर्तियां तोड़ी, तो सर मैं शब्दशः चाह रहा हूं, उसके शब्द होने चाहिए ताकि इसमें कभी डाउट ना हो। वी हैव टू इरेडिकेट द गॉड्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टीट्यूशन विच पोर्ट्रेज अस एज शूद्रस, people of low birth and Brahmins. We have to break these idols. I start with Ganesh because it is he who is worshipped before undertaking any task. कितना sadistic और हिला हुआ व्यक्ति था ये आपको पता होना चाहिए। और ये मैंने नहीं कहा, आगे इसने मरीना में क्या किया था, भगवान श्री राम के चित्रों को जलाया था और क्या क्या हरकतें करी थी। एक व्यक्ति ने कहा था कि पेरियार इज अ लूनेटिक, एक पागल है जिसको असाइलम में बंद कर दो।
आपको पता है किसके शब्द थे? ये कोई संघ या आरएसएस के शब्द नहीं थे, ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। वो भी दुखी आ गया था इसके पागलपन से। और अगर आपको यह लगता है कि पेरियार तमिल का बहुत बहुत बड़ा सरोकार और बहुत सपोर्टर था, अगर आपको गलती से भी ऐसी फीलिंग आ जाती है, तो मैं आपको बता दूं जरा कि पेरियार ने तमिल के बारे में क्या कहा था। सुनिए जरा। पेरियार तमिल के बारे में कहता है कि तमिल इज अ बारबेरियन लैंग्वेज। इट इज माई एंग्विश दैट तमिल कुड नॉट बिकम अ लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड रैशनलिज्म लाइक इंग्लिश। तो ये जितने मूर्ख हैं डीएमके वाले और द्राविडियन मूवमेंट वाले, अरे ईवी रामास्वामी, तुम्हारा पेरियार ये तमिल को भी बारबेरिक लैंग्वेज बोलता था। ये एक अति ही फ्रस्ट्रेटेड आदमी था। ब्राह्मणों को गाली देना, तमिल को गाली देना, हिंदू भगवानों को गाली देना, ये किसी का नहीं था भाई, ये पागलपन का था। नेहरू ने बिल्कुल सही बोला था, पर इसको आज के कांग्रेस ने, नेहरू ने तो तब ये बोला था, आज जो नेहरू का पर पोता या जो भी है राहुल गांधी, वो इसको विश करता है। वो कहता है सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा उदाहरण है पेरियार। हर इसकी जो जयंती होती है उस पर श्रद्धांजलि देता है राहुल गांधी। तो ये है आज की हिपोक्रेसी, ठीक है। तो आपने शाहरुख खान का सुना, शाहरुख खान वॉज वेरी क्लियर। इसके बाद भी हमारे जितने टेलीविजन स्टार्स रहे हैं, सब रहे हैं, पाकिस्तानियों को वेलकम करते रहे। और मजाक मजाक में पाकिस्तानी हमेशा कहते रहे भाई आईपीएल खोलो। तो क्रिकेटर वगैरह सब पार्टियों में कहते थे अरे हमने तो खोल रखा है, सरकार जालिम है, हम क्या करें। देखिए जब जरा शोएब अख्तर आया था कपिल शर्मा के शो में, क्या बात हुई थी। पूरी जयमाला डाल दो। क्या मेहमान नवाजी है। हमारी तरफ से मेहमान नवाजी, फिर आईपीएल खेलने की इजाजत दो। आईपीएल खेलने की इजाजत दो। मैंने दे दी इजाजत। नहीं ठीक है। और हरभजन भी कहता है कि अरे हमारी तरफ से तो पूरी इजाजत है भाई। हरभजन को कोई दिक्कत थोड़ी है, ये तो जालिम सरकार भारत की जिसने रोक रखा था, नहीं तो इनको आईपीएल दो। ये ऐड तक करने लग गए थे यहां पर। पाकिस्तानियों को यहां ऐड भी मिलते थे, बॉलीवुड की फिल्में भी करती हैं। अगर इनका बस चला होता तो ये टीसीएस इन्फोसिस के एग्जामों में भी बिठा करके इनको नौकरियां भी देनी स्टार्ट कर दी होती यहां की कंपनियों ने। तो ये हालत रही है हमारी पाकिस्तानियों के प्रति प्यार की, और कुछ बदला नहीं। देखो आप, तो सरकार ने थोड़ा बहुत नियंत्रण लगा दिया, अदरवाइज आज भी यहां पर ये लोग खेलने के लिए और इन सब चीजों के लिए तैयार हैं। सच बात तो यह है कि ये जो मरन खानदान ने किया है, ये तो सिर्फ एक सिम्टम है ऑफ अ डीपर प्रॉब्लम। डीपर प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान को हल्की सी भी लिफ्ट नहीं मिलनी चाहिए क्रिकेटिंग सीन पे। आज क्रिकेट में हम एक सुपर पावर है। मैं कहता हूं सुपर पावर होने का फायदा क्या हुआ अगर हम पाकिस्तान का बिल्कुल रोजी रोटी क्रिकेट से बंद नहीं कर सकते। और यहां तो हम रोजी रोटी देने की बात कर रहे हैं। रमीज राजा का एक बड़ा फेमस वो है कि पीसीबी को चाहे तो बीसीसीआई बर्बाद कर सकता है, क्योंकि आईसीसी में 50% क्या 80% से ज्यादा पैसा तो इंडिया की वजह से आ रहा है। क्यों हम इनको सीट देते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, और क्यों हमने एशिया कप खेला पाकिस्तान के साथ, यह सवाल जाता है बीसीसीआई को। क्यों हमारे पॉलिटिशियंस आज भी इंडल्ज कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो, पैसे बने। अगर ट्रूली हमारे में ताकत है, जैसे अमेरिका के पास डॉलर की हेजीमनी है, तो वो सब पे सैंक्शन लगा सकता है। आज हमारे पास क्रिकेट में वो ताकत होनी चाहिए कि हम सब पे सैंक्शन लगा सकें। साउथ अफ्रीका 20 साल तक क्रिकेट नहीं खेली थी क्योंकि कहा गया था अरे यहां अपार्थाइड है, यहां पे रेसिज्म है। पाकिस्तान तो एक खुला आतंकवादी देश है। मोस्ट ऑफ द यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान से आते हैं। खुला पाकिस्तान ने पहलगाम का कांड किया, टेररिस्ट अटैक किया, जिसमें कि इन्हीं के ग्रुप शामिल है, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद। इनके जब टेरर कैंप्स पे बम मारे जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या हालत होती है। वहां पर फतिया पढ़ने के लिए आर्मी वाले आ जाते हैं। अफगानिस्तान पे इन्होंने हमला किया जिसमें अफगानिस्तान के कैंप के क्रिकेटर्स मारे गए। श्रीलंका की टीम जब वहां टूर करने गई, वहां आतंकवादी हमला हो गया। पाकिस्तान में कितने साल क्रिकेट नहीं हुआ? क्यों नहीं हम अपनी पूरी ताकत और डिप्लोमेटिक क्लाउड से पाकिस्तान को क्रिकेट से निकाल क्यों नहीं सकते? हम क्यों नहीं हम इनकी रोजी रोटी, इनका पानी खत्म कर सकते हैं? यह सवाल आज आंसर करना चाहिए इंडिया को। और इस तरह के जो गद्दार हैं, जो कविता मरन जैसे गद्दार हैं, इनके साथ आपको क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। बॉयकॉट सनराइजर्स। सनराइजर्स के अगेंस्ट जिसका मैच हो भाई मैं तो उसी को सपोर्ट करूंगा। और कायदे से तो इनका जब मैच हो स्टेडियम में कोई नहीं जाना चाहिए। इनको जरा पता लगना चाहिए हीट। और इनके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनको भी साफ कह देना चाहिए इन गद्दारों के साथ अगर आप लिंक करोगे, आपका ब्रांड भी एक गद्दार ब्रांड है। और ये देश, ये नया भारत गद्दारों के साथ कतई खड़ा नहीं होता।
मुझे कमेंट्स में बताइए आपका क्या इस विषय पे सोचना है। ये जो पाकिस्तान प्रेम आया है इन मारणों का, इनके बारे में आपको क्या सोचना है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए और अपने कमेंट्स भेजिए। थैंक यू।